तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कूलिंग सिस्टम के बारे में। ऑटोमोबाइल में कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मली बेसिक पार्ट्स उसके आइटम समझते हैं। ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम का पहले पर्पज़ समझिए। गाड़ी चलती है, रन करती है, हीट होता है, हीट को कम करने के लिए ना कूलिंग सिस्टम को लगाया जाता है। कूलिंग सिस्टम में दो तरह के होते हैं, एक होता है वाटर कूल्ड, दूसरा होता है एयर कूल्ड। वाटर कूल्ड के अलग एडवांटेजेस हैं और एयर कूल्ड के अलग एडवांटेजेस, दोनों के डिसएडवांटेजेस भी हैं। वाटर कूल्ड जो है उसमें जितने आइटम लगते हैं उसके वजह से गाड़ी हैवी हो जाती है, भारी हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल वेट जो है गाड़ी का बढ़ जाता है। तो जब ओवरऑल वेट बढ़ेगा तो हर तरह का वेट बढ़ जाएगा गाड़ी का हर तरह से, तो गाड़ी को जब चलती है पेट्रोल या डीजल पे तो उसको खींचने के लिए भी उतना वेट उठाना पड़ता है। और एयर कूल्ड में इक्विपमेंट बहुत कम लगते हैं, वेट इससे थोड़ा डिक्रीज होता है। ठीक है, ये वेट का हो गया। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में ये है कि कोई जल्दी ठंडा होता है, कोई मतलब एक इक्वल टेम्परेचर पे जल्दी टेम्परेचर, एक जो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए गाड़ी को चलने के लिए वो जल्दी अटेंड कर लेता है, कोई देर से अटेंड करता है। तो अभी यहाँ हम जानेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, कूलिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रेडिएटर वाला हिस्सा है, ये फैन है, वाटर पंप, ये 4 सिलेंडर लगे हैं इंजन के। यहाँ आपको समझना है ये गाड़ी का फ्रंट है और ये रियर। हमेशा गाड़ी के फ्रंट में देखोगे आप रेडिएटर लगा होगा, गाड़ी की स्टार्टिंग में ही रेडिएटर लगा होगा। गाड़ी इन द सेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 4 व्हीलर, चार चक्के वाली गाड़ी से, वहाँ से, और 4 इंजन से हम स्टार्ट करेंगे। एक छोटी गाड़ी जो 4 चक्के गाड़ी है उसमें इंजन जो है मिनिमम 4 इंजन शुरू होते हैं, 4, 6, 8, 12 सिलेंडर वाले भी इंजन होते हैं। ठीक है, बड़ी गाड़ियों में, और उससे भी ज़्यादा होते हैं, 18 सिलेंडर के भी इंजन होते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट में ये रेडिएटर दिखेगा, अगर गाड़ी के सामने खड़े हो तो आप रेडिएटर, फैन, वाटर पंप, ये इंजन, और इस इंजन के अंदर सिलेंडर इज जस्ट लाइक ए ग्लास, पहले भी बताया था मैंने। अब यहाँ काम कैसे होता है ये देखते हैं। रेडिएटर और ये पोर्शन समझते हैं, ये क्या है, एयर ही जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो जा रहा है तो किसी वजह से जा रहा होगा ना, एयर सिर्फ यहाँ पे क्यों जाएगा, तो यहाँ फैन लगा हुआ है। ठीक है, वो एयर को सक करता है, फैन। ठीक है, और ये वाटर पंप किस लिए है, ये वाटर पंप वाटर को सर्कुलेट करने के लिए है। ठीक है, वाटर को सर्कुलेट करने के लिए वाटर पंप, ताकि खींच के वो पूरे सिस्टम में पीछे भेज सके। ये अपर होज है, ये लोअर होज है, बॉटम होज। ये वाटर जो है समझो, रेडिएटर जो है इसको टैंक समझ लो। ठीक है, इसी में पूरे इंजन से गर्म पानी वापस इसमें आता है और दूसरी तरफ से ठंडा होके चला जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ऊपर रेडिएटर कैप है, पूरा रेडिएटर है, ये रेडिएटर कैप है, बक्से की तरह होता है, बॉक्स की तरह होता है। ऊपर रेडिएटर कैप है जहाँ से हम कूलेंट और पानी मिक्स करके डालते हैं। ये क्या आ रहा है, ये पाइप है, ओवरफ्लो पाइप। ठीक है, या लीक ऑफ पाइप भी बोलते हैं इसमें। ये क्या है, ये ड्रेन करने के लिए। जब भी रेडिएटर में कोई समस्या आ जाए तो सबसे पहले तो रेडिएटर को खाली करना पड़ेगा ना, उसके बाद रेडिएटर निकालेंगे या चेक करेंगे। ठीक है, तो रेडिएटर खाली करने के लिए जैसे इसमें 15 लीटर पानी जाता है। ठीक है, 1 लीटर बोतल जो पानी पीते हो ना आप, 1 लीटर वाला, वैसे उसे 15 लीटर, यानी कि एक बाल्टी जो है, बकेट है, उससे भर के पानी आता है। उससे भी ज़्यादा, कई बार बड़े बड़े गाड़ियों में उससे भी ज़्यादा 2 बकेट लगते हैं, 30 लीटर, 25 लीटर ऐसे। तो ये पानी पहले खाली करना पड़ता है, तो इसके लिए ड्रेनिंग के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ड्रेन बोल्ट, इसको खोलने से पानी पूरा निकल जाएगा, खाली हो जाएगा। उसके बाद ये हल्का हो जाता है निकालने के लिए, इजी टू रिमूव। तो ये है हमारा रेडिएटर पार्ट और कैसे काम करता है।
यहाँ मैंने रेडिएटर को एक्सप्लेन किया है। रेडिएटर भाई इसमें फिन्स लगे, फिन्स एंड ट्यूब्स क्या है, तो फिन्स एंड ट्यूब्स क्या है, फिन्स हॉरिजॉन्टल और ट्यूब्स जो है लंबे लंबे होते मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से पानी ठंडा होता है। पानी जो है हॉट वाटर जो इंजन से आ रहा है वो ठंडे होते हैं, क्योंकि एयर सप्लाई इसमें बार बार हो रही है, ठीक है। और पीछे पंखे भी लगे हुए हैं जो कि एयर को सक करता है, खींचता है अपनी तरफ। ये वही लिखा पाइप हो गया, रेडिएटर कैप, ठीक है। रेडिएटर माउथ या नेक बोल सकते हो इसको, नेक माउथ जो भी बोलो। ये अपर टैंक का होज है, पाइपलाइन मोटा सा होज रहता है जो कि यहाँ मैंने दिखाया था। ये लोअर टैंक का होज, ये ड्रेन बोल्ट, ये ओवरऑल रेडिएटर है। देखो नॉर्मल गाड़ियों में समस्या क्या आती है, इंजन ओवर हीटिंग की समस्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इंजन ओवर हीटिंग क्या था, पहले से बेसिक समझो। 70 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए एक इंजन को वर्क करने के लिए। उससे ज़्यादा हो तो भी दिक्कत है। आपके जो पेट्रोल या डीजल है ऑटोमेटिक जलने शुरू हो जाएंगे ग्लास में या सिलेंडर में आने से पहले या आने के बाद से ऑटोमेटिक, बिना स्पार्क के। स्पार्क करने के लिए स्पार्क प्लग और इंजेक्टर होता है, डीजल में इंजेक्टर और पेट्रोल में स्पार्क प्लग। तो बिना वो हीट किए ओवर टेम्परेचर रहेगा तो अपने आप ही सिलेंडर में जलने लगेंगे गैसेस। इसका तो यूज नहीं रहेगा आपका, इस तरह से सिस्टम फेल हो जाएगा, सिस्टम फेलियर हो जाएगा और आपका सिस्टम काम नहीं करेगा सही से। और बहुत ज़्यादा कूल भी हो तो उससे भी प्रॉब्लम है कि कूल बहुत ज़्यादा हो तो रस्टिंग होगा, स्लजिंग होगा। और क्या है कि जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए आपको गाड़ी को अटेंड करने के लिए, वो नहीं हो पाएगा। तो वो अटेंड करने के लिए फिर से जो गाड़ी है, जो डीजल है, फ्यूल हम यूज़ करें, वो अपना एफर्ट लगाएगा, एनर्जी लगाएगा, तो उसमें डिसिपेट होगा, ठीक है। तो जो है, जो भी हम पेट्रोल या डीजल गाड़ी यूज़ करते हैं, समझो सिर्फ 25% हम उसको रन करने के लिए यूज़ करते हैं, बाकी 75% जो है ना इन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं। 75% एनर्जी जो है इन्हीं चीज़ों में लग जाता है, ठंडा करने में और सारी चीज़ों में, जितने इक्विपमेंट और एक्सेसरीज हैं उनमें लग जाता है। तो इंजन ओवर हीटिंग कैसे होती है, तो इंजन ओवर हीटिंग सबसे पहला कारण, पहले ये समझिए क्या क्या आइटम लगे हैं कूलिंग के लिए। हीटिंग तो तब होगा ना जब कूलिंग हो रहा है। तो कूलिंग के लिए हमने रेडिएटर लगाया गाड़ी में, फैन है, फैन बेल्ट है, और कूलेंट डालते हैं हम, ठीक है। कूलेंट और वाटर पंप लगाया रखा है हमने, पंप जो कि वाटर पंप करेगा। जैसे आप ट्यूबवेल में लगाते हो, नल के लिए वाटर पंप लगाते हो ना खेतों में, उसी तरह पंप लगाया है यहाँ पे भी। और एक थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट क्या करता है, इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है थर्मोस्टेट, ठीक है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होने लगे, वह मतलब 95 डिग्री 100 डिग्री के आसपास में, तो ये जो है थर्मोस्टेट एक समझिए आइटम, इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट। ये क्या करता है, टेम्परेचर को बाहर रिलीज करता है एयर में, एटमॉस्फेयर में। जब लगे इसको कि नहीं कम हो रहा है, 75 डिग्री या 70 से 65 डिग्री पहुंच गया, तो यह क्या करता है, ऑटोमेटिक उसमें बंद हो जाता है और कोई भी एयर बाहर नहीं जाता, एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, तो टेम्परेचर बना रहता है और टेम्परेचर बढ़ता है। थर्मोस्टेट का ये काम है। पंप पानी को भी, तो इन सब चीज़ में किसी तरह का लीक हो कहीं भी सिस्टम में, पूरे इस सिस्टम में कहीं भी लीक हो, तो टेम्परेचर जो है लॉस होता है इससे, ठीक है। टेम्परेचर लॉस होता है तो हीट नहीं करेगा। तो ये सारे कारण हैं ओवर हीटिंग के, ठीक है। रेडिएटर हमें देखना है लीकेज तो नहीं किसी तरह से, या फैन से ट्यूब से डैमेज तो नहीं है, फैन बेल्ट डैमेज तो नहीं, टूटा तो नहीं है, ठीक है। लीक चेक करने कहीं भी पूरे कूलिंग सिस्टम में, जहाँ जहाँ मैंने बताया पंप से लीक कर रहा है, रेडिएटर से होज है इनमें, ठीक है, कहीं से भी लीक कर रहा है वो चेक करना है। कूलेंट उसमें लेवल चेक करना है पहले, तो ये भी देखना है कि
रस्टेड तो नहीं कूलेंट है, या सिर्फ पानी तो नहीं डाल रखा है, ठीक है, उससे रस्टिंग होती है, स्लजिंग होती है, गंदगी जमा होती है। पंप के बेयरिंग होते हैं, वाशर होती हैं, सारे चेक करने हैं, वो सारे डैमेज तो नहीं, आवाज़ तो नहीं आ रहा पंप से, ख़राब हो गया होगा पंप, तो पानी पीछे पूरी तरह से भेज नहीं पाता है। और थर्मास्टेट बता दिया मैंने। तो मेनली क्या होता है, रिमूवल और इंस्टॉलेशन के लिए जब भी कोई आइटम लगे फॉल्टी है तो 2-3 चीज़ें होती है, जैसे रेडिएटर असेंबली, ये निकालते हैं हम। नॉर्मल फॉल्ट जो होता है रेडिएटर असेंबली में होता है और वाटर पंप में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रेडिएटर असेंबली में फॉल्ट आता है, उसके अलावा क्या है, वाटर पंप में, इसमें बेयरिंग जा सकता है, इसका वाशर जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी। और फैन असेंबली, फैन बेल्ट देखना है, और डैमेज तो नहीं गया, लूज तो नहीं हो गया, एक्स्ट्रा वाइड जैसे रबड़ होता है, रबड़ की तरह एक्सपेंड तो नहीं हो गया, तो लूज हो गया, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। नया फैन बेल्ट लगाना है, और फैन बेल्ट एडजस्टमेंट करना होता है जब नया लगाओगे, तो उसके लिए 10 से 15 mm का वो होना चाहिए। ऐसे जैसे कि समझो फैन बेल्ट है, रबर है, समझ लो रबर की तरह, रबर तो आपने देखा होगा, इसमें ऐसे ऐसे दबा के प्रेस करके देखना है, ठीक है। ये फैन बेल्ट है, तो इसको ऐसे ऐसे दबा के देखना है, 10 से 15 mm डिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो 10 से 15 mm डिफ्लेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं फुल्ली टाइट हार्ड इसकी तरह हो गया है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था ओवरऑल कूलिंग सिस्टम दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि अच्छे से समझा पाऊँ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।